डेली करंट अफेयर्स आज हम पढ़ रहे हैं 6 जून 2020 का। ठीक है, सबसे पहला न्यूज़ है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जागरूक बनाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। और इस वर्ष का थीम है 2020 का सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। वर्ष 1974 में इस दिन को दुनिया भर में मनाने की शुरुआत की गई थी दोस्तों, 1974 से। इसके द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों जैसे समुद्री प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, सतत उपभोग तथा वन्य जीव अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है दोस्तों। इस दिवस को विश्व भर में 143 देशों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन पर की गई थी। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 जारी की है दोस्तों। ये अगली खबर है हमारी। विश्व बैंक ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020 जारी की। इस रिपोर्ट में देशों पर कोविड-19 के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरते हुए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अत्यधिक असुरक्षित हैं दोस्तों। वे स्वास्थ्य संकट, प्रतिबंध, पर्यटन, गिरते व्यापार, पूंजी के बहिर्वाह और कमोडिटी की कीमतों का सामना कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इन देशों में 3% से 8% उत्पादन में नुकसान होने की उम्मीद है। इस वर्ष कोविड-19 के कारण लगभग 60 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी की ओर ढकेला जा सकता है। मंदी के कारण वित्तीय संकट संभावित उत्पादन लगभग 8% कम कर देगा दोस्तों। यह रिपोर्ट निम्नलिखित सिफारिशें करती हैं। जैसे यह रिपोर्ट बेहतर नीति विकल्प बनाने का सुझाव देती हैं। इसमें अधिक ऋण पारदर्शिता, नकदी सुरक्षा का विस्तार और डिजिटल कनेक्टिविटी में तेज प्रगति शामिल है दोस्तों। स्वास्थ्य आपात की स्थितियों को संबोधित करने के साथ साथ दीर्घकालिक बढ़ावा देने की नीतियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसमें व्यवसाय के लिए माहौल में सुधार, शिक्षा के परिणामों में वृद्धि और शासन में सुधार शामिल है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली ऐसे ही करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, जो हमेशा ही पूछे जाते हैं आपको कि करंट अफेयर्स तो एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे ही डिटेल में डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अगली खबर पढ़े तो कैबिनेट ने सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के गठन के लिए मंजूरी दी है। 3 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह की स्थापना को मंजूरी दी। इस समूह में भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए परियोजनाएं विकास प्रकोष्ठ भी होंगे। यह समूह वैश्विक निवेशकों को निवेश सहायता प्रदान करेगा। यह विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में सरकार की ओर से समय पर मंजूरी सुनिश्चित करेगा। इस समूह में नीति आयोग के सदस्य, राजस्व विभाग के सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव आदि शामिल हैं। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल भी इस समूह का एक हिस्सा है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल निवेश योग्य परियोजनाओं का ध्यान रखेगा। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय भी स्थापित करेगा। इससे देश में निवेश योग्य परियोजनाओं के विकास में मदद मिलेगी और FDI प्रभाव भी बढ़ेगा। संयुक्त सचिव के पद से ऊपर के अधिकारी को परियोजना विकास प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया जाएगा दोस्तों। अगली खबर पढ़ें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्माकोपिया आयोग की फिर से स्थापना को मंजूरी दी है दोस्तों। 4 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्माकोपिया आयोग को मंजूरी दी। कैबिनेट ने आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए आयोग को फिर से स्थापित करने की मंजूरी दी है। फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय कर इस आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। यह 2 केंद्रीय प्रयोगशालाएं 1975 में उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में स्थापित की गई। यह आयोग एक स्वायत्त निकाय है जो आयुष मंत्रालय के तहत संचालित होता है। यह 2010 में परिचालन में आया था दोस्तों, 2010 से ही परिचालन में है। ठीक है दोस्तों, विलय के बारे में अगर बात करें तो यह विलय संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन करेगा और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी दवाओं के परिणामों को भी बढ़ाएगा। इस विलय के बाद आयोग को मंत्रालय के तहत पर्याप्त प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है। फार्माकोपिया का अर्थ होता है दवा बनाना। भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के फार्माकोपिया आयोग को फिर से स्थापित किया है। यह आयोग तकनीकी, जनशक्ति, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, वित्तीय संसाधनों का अनुकूलन करने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, अगली खबर पढ़ें तो WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन स्टडी को फिर से शुरू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, 4 जून 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह पता लगाने पर अपने नैदानिक परीक्षणों को फिर से शुरू किया है दोस्तों। नैदानिक का मतलब होता है क्लिनिकल। ठीक है दोस्तों, फिर से किया कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि 4 जून 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह पता लगाने पर अपने नैदानिक परीक्षणों को फिर से शुरू किया कि क्या कोविड-19 के उपचार में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा प्रभावी है। मलेरिया की दवा HCQ पर नैदानिक परीक्षण
पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी प्रभावकारिता की चिंताओं के चलते रोक दिया गया था। ट्रायल क्यों टाल दिए गए की बात करें तो मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्लिनिकल परीक्षण रोक दिए गए थे। WHO ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों के बारे में चिंता व्यक्त की कि वे बिना चिकित्सकीय मार्गदर्शन के यह दवा ले रहे हैं। अब फिर से परीक्षण क्यों शुरू किए गए हैं की बात करें तो दवाओं के उपयोग के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए परीक्षणों को रोक दिया गया था। ठीक है दोस्तों, WHO द्वारा गठित बोर्ड ने कोविड-19 के उपलब्ध मृत्यु आंकड़ों की समीक्षा की है और अब पाया है कि परीक्षणों को रोकने के लिए कोई कारण नहीं है। इस परीक्षण में 35 देशों के 400 से अधिक अस्पताल भाग ले रहे हैं। इसमें गुजरात के अस्पताल भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि मुद्दा शुरू क्यों हुआ तो देखिए, अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है FAO, ठीक है दोस्तों, तो और लैंसेट जैसे अन्य मुख्य पत्रिकाओं ने चिकित्सा पेशेवर की सलाह के बिना दवाओं के उपयोग के बारे में चेतावनी दी थी। इस प्रकार WHO ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ाया है कि क्या अब तक दवा की सफलता दर के आधार पर परीक्षणों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगली खबर पढ़ें तो दोस्तों, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, POK जो है, कश्मीर के क्षेत्र में कोहाला पन बिजली परियोजना को लागू करने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, यह परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत कार्यान्वित की जा रही है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोहाला पन बिजली परियोजना स्थापित कर रहा है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए ट्राईपार्टाइट गॉर्जेस कॉरपोरेशन, प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड और पाक अधिकृत कश्मीर के प्राधिकरणों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना झेलम नदी पर निर्मित की जाएगी। इसका उद्देश्य पाकिस्तान को 5 बिलियन यूनिट स्वच्छ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रदान करना है। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन से कार्बन क्रेडिट अर्जित करेगी। भारत ने पहले गिलगित बाल्टिस्तान में बांध बनाने की पाकिस्तान की योजना का विरोध किया था। साथ ही भारत का कहना है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में परियोजनाएं उचित नहीं हैं। झेलम की बात करें तो झेलम पंजाब की 5 नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है। यह सिंधु की एक सहायक नदी भी है दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो भारत वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल हुआ है। भारत ब्रिटेन के नेतृत्व वाले वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल हो गया है। भारत इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले 50 देशों में से एक है। यह शिखर सम्मेलन GAVI वैक्सीन अलायंस के लिए कम से कम $7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड जुटाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ब्रिटेन वर्तमान में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है दोस्तों, बड़ी भूमिका निभा रहा है ब्रिटेन, और देश ने कोविड-19 वैक्सीन खोज का समर्थन करने के लिए एक वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया है। GAVI वैक्सीन अलायंस की बात करें तो GAVI गठबंधन 2000 में यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विश्व बैंक, अनुसंधान एजेंसियों, वैक्सीन निर्माताओं और कई अन्य निजी क्षेत्रों के भागीदारों की भागीदारी के तहत स्थापित किया गया था। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना है, देशों को सतत विकास लक्ष्यों के करीब लाना है। 2014 में भारत एक प्राप्तकर्ता से दाता देश बन गया है दोस्तों। अब तक भारत ने इस अलायंस में 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। अगली खबर की बात करें तो विश्व आर्थिक फोरम 2 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। 3 जून 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने घोषणा की कि यह द ग्रेट रीसेट थीम के तहत दावोस में अपने अगले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। फोरम ने शिखर सम्मेलन को यूनिक ट्विन समिट नाम दिया है। विश्व आर्थिक मंच का 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 400 शहरों से वैश्विक नेताओं, नागरिक समाज और बहु हितधारकों को एकत्रित करेगा। इस शिखर सम्मेलन की योजना दुनिया भर के हज़ारों युवाओं को आकर्षित करना है और उन्हें नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए एक शक्तिशाली वर्चुअल हब उपलब्ध करवाना है। विश्व आर्थिक फोरम की बात करें दोस्तों तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है विश्व आर्थिक फोरम। इसकी स्थापना क्लाउस श्वाब ने सार्वजनिक निजी सहयोग के द्वारा विश्व की स्थिति में सुधार के लिए की थी। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की जिनेवा में स्थित है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। यह संगठन राजनीति, व्यापार, शिक्षा तथा उद्योग इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों के लीडर्स के भी कार्य करता है। अगली खबर की बात करें तो राजीव टोपनो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार नियुक्त किए गए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव राजीव टोपनो को हाल ही में वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने 4 जून 2020 को जारी आदेश में यह जानकारी दी है। राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी हैं दोस्तों। राजीव टोपनो का कार्यकाल 3 साल का होगा। गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपनो 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे। अब मनमोहन सिंह ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, देखिए केंद्र सरकार
ने 2550 विदेशी तबलीगियों के भारत आने पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया है। केंद्र सरकार ने भारत आकर वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों को प्रतिबंधित कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन तबलीगियों को अगले 10 साल तक भारत आने का वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार विदेश से आए तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई भारत के वीज़ा नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने बहुत सारे विदेशी जमातियों को गिरफ्तार किया था और 14 दिन तक क्वारंटाइन में बिताने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अस्थायी जेलों में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो भारत AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने साल 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशिया कप की मेज़बानी के अधिकार भारत को दिए हैं। यह फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। AFC महिला फुटबॉल समिति ने फरवरी में भारत को मेज़बान बनाने की सिफारिश की थी। भारत बतौर मेज़बान सीधे ही क्वालिफाई कर लेगा। टूर्नामेंट साल 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अंतिम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के तौर पर भी काम करेगा। AIFF के लिए यह मेज़बानी मनोबल बढ़ाने वाली है क्योंकि उसे फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेज़बानी भी सौंपी गई थी, जिसका आयोजन अगले साल होगा। भारत ने 2016 में AFC अंडर-16 चैंपियनशिप और 2017 में फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेज़बानी की थी। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो रिलायंस जियो में छठा बड़ा निवेश मुबादला ने 9,093.60 करोड़ रुपए में 1.85% हिस्सा खरीदा। रिलायंस इंडस्ट्री ने 5 जून 2020 को अपनी डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म में अबू धाबी स्थित निवेश कंपनी मुबादला को 9,093.60 करोड़ रुपए में 1.85% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की। रिलायंस द्वारा बीते कुछ सप्ताह में यह छठा सौदा है जिसके जरिए अब तक कुल 87,655.35 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। इस धनराशि से समूह को कर्ज मुक्त होने में मदद मिलेगी। इस निवेश के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स ने फेसबुक, सिल्वर लेक विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक KKR और मुबादला जैसे प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों और निवेशकों के जरिए 6 सप्ताह से कम समय में कुल 87,655.35 करोड़ रुपए जुटाए हैं। फेसबुक ने 22 अप्रैल को जियो प्लेटफॉर्म्स में 43,574 करोड़ रुपए में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी थी। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो देश भर में 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की तैयारियां हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 के जरिए राहत देने की कोशिश की। इसके तहत 8 जून 2020 से धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ के लिए भी शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी किया है। पूरी दुनिया में महामारी बनकर फैले कोरोना वायरस ने हमारी और आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत धार्मिक स्थलों को तमाम नियमों का पालन करना होगा और साथ ही यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी सख्त अनुशासित नियम के अनुसार ही पूजा अर्चना की अनुमति दी गई है। दोस्तों, सभी श्रद्धालुओं को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। बिना मास्क के धर्म स्थलों में एंट्री नहीं मिलेगी। जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे, केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को एंट्री मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।